नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। तो हम जानते हैं कि एनडीए की तरफ से सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है, लेकिन इंडिया की तरफ से अभी भी बात बनी नहीं है सीटों को लेकर। इस बीच हम देख रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव लगातार सिंबल भी बांट रहे हैं अपने, और दूसरी तरफ कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वो भी इस ताक में बैठे हैं कि भाई जल्दी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो, हमारे जो उम्मीदवारी है उस पर आखिरी मोहर लगाई जाए। पप्पू यादव हो, कन्हैया कुमार हो, तमाम लोग को लेकर चर्चाएं गर्म हैं। रोहिणी आचार्य जो कि लालू प्रसाद यादव की बेटी हैं, वो भी बीच बीच में अपने बयान दे रही हैं। लालू प्रसाद यादव एग्रेसिव मोड में नजर आ रहे हैं, तेजस्वी यादव उतनी पिक्चर में नजर अभी नहीं आ रहे हैं। तो क्या कुछ चल रहा है बिहार में, इंडिया खेमे में, आज जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर संजीव त्रिवेदी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ है। संजीव जी, किस तरह से देखा जाए इंडिया को इस वक्त बिहार में, क्योंकि अभी सीट शेयरिंग को लेकर बिल्कुल फाइनल सब कुछ हो गया हो ये नज़र नहीं आता है, और लालू प्रसाद यादव जिस तरह से पूरे पिक्चर में आए हैं लौट के, वो ये दिखा रहा है कि वो डोमिनेशन चाहते हैं और इससे कई लोगों को दिक्कत भी हो रही है। देखिए, एक फीलिंग है आरजेडी के भीतर 2020 के जो विधानसभा चुनाव हुए थे तब से, कि लालू यादव उस समय चूंकि जेल में थे तो कांग्रेस ने उस वक्त अपनी जो उसकी कैपेसिटी है, जो उसकी क्षमता है, उससे ज़्यादा सीटें ले ली थी, 70 सीटें ले ली थी। और आपने देखा जो नतीजे आए उसमें थोड़े से कहा जाता है कि तेजस्वी रह गए। तो जो ज़्यादा सीटें दे दी गई थी, माना यही जाता है कि कांग्रेस को बहुत जगहों पर जो हार का मुंह देखना पड़ा है और लाभ हुआ विपक्ष को, वहाँ उनके विरोधियों को, यानी कि बीजेपी और जेडीयू को, तो उस कारण से आरजेडी पिछड़ गई थी, सरकार नहीं बन पाई थी। तो इस बार उस बात को ध्यान में रखते हुए लालू प्रसाद यादव कांग्रेस को कम से कम सीटें देना चाहते हैं। वो उतनी ही सीटें देना चाहते हैं जहां उन्हें लगता है कि उनके पास सचमुच में कोई कैंडिडेट है, और अगर वो नहीं है तो फिर वो उन्हें सीटें नहीं देना चाहते हैं इसलिए कि वो सहयोगी हैं, उस बात पर वो सीटें नहीं देना चाहते हैं। और लालू यादव के बारे में हमेशा कहा जाता है हिमांशु कि वो कांग्रेस को बिहार में जीवित रखना चाहते हैं, उनसे ज़्यादा कोई कांग्रेस को जीवित रखना नहीं चाहता है। पूरे देश में जितने भी सहयोगी हैं, लालू यादव ही हैं जो हमेशा कांग्रेस को बड़ा सम्मान देते हैं, और राहुल गांधी और सोनिया गांधी के लिए बड़े सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग, उनके लिए मंच पर हमेशा अच्छी बातें कहते हैं। पर रहा सवाल बिहार कांग्रेस का, तो वहाँ उन्हें एकदम सीमित दायरे में रखना ये उनकी राजनीति का हिस्सा रहा है। तो 40 सीटों में ज़्यादा से ज़्यादा लड़े आरजेडी और बहुत थोड़े सीटों पर कांग्रेस लड़े, ये उनके रणनीति का हिस्सा है। और इसी कारण से भले ही फॉर्मल नहीं हुआ है सीट डिस्ट्रीब्यूशन, अभी आपने देखा कि कहीं फॉर्मल नहीं हुआ है, कोई बात सामने नहीं आई है। जनता दल यूनाइटेड, बीजेपी और उनकी जो बाकी सहयोगी हैं एलजेपी और हम और कुशवाहा जी, इन सबों के बीच फॉर्मल हो गया है कि भाई कितने पे कौन लड़ेगा। महागठबंधन में तो ये फॉर्मल भी नहीं हुआ है, फिर भी वो लगातार अपने सिंबल कैंडिडेट्स को बांटे चले जा रहे हैं। ये तो ऊपर ऊपर की बात है जो सबको नजर आ रही। इनसाइड स्टोरी मैं आपसे इसलिए जानना चाहूँगा क्योंकि पप्पू यादव को लेकर जिस तरह से उनका कांग्रेस में आना, अपनी पार्टी का विलय करना, कन्हैया कुमार की सीट को लेकर जिस तरह से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, सीपीआई को जिस तरह से आगे बढ़कर चीज़ें दे दी गई लालू प्रसाद यादव की तरफ से, डी राजा उनसे मुलाकात करने गए उसके बाद, तो इस जगह पर जो उम्मीदवारों को लेकर जो एक दूसरे में खींचतान मची है, वो किस स्टेज में है इस वक्त? देखिए, लालू यादव की अपनी जो कमज़ोरी है वो है कि उनके पास जो दो जातीय या दो समूहों को अगर हम मान लें, यादव और मुस्लिम, तो उसके बाद जो वोट परसेंटेज है वो रुक जाता है। तो ऐसे में ये ज़रूरी हो जाता है कि जो वोट परसेंटेज को बढ़ाना है उसके लिए कुछ ऐसा किया जाए कि नए वर्गों को जोड़ा जाए, और नए वर्ग जुड़ेंगे तभी जाकर के वो जो वोट परसेंटेज 35-36
पर जाकर रुक जाता है उसे और बढ़ाया जा सकता है, या उतना भी नहीं पहुंच पाता है, उतने में तो जीत हो जाती है, 30-32 इस तरह से होता है। तो उन्होंने तीसरी जातियों को जोड़ना शुरू कर दिया है। तो यह रणनीति का हिस्सा है और ज़्यादातर उन जगहों पर वो टिकटें दे रहे हैं जहां मुस्लिम यादव बहुल क्षेत्र तो है, साथ ही साथ वहाँ की जो प्रभु जाति है, जो वहाँ की जो डोमिनेंट कास्ट है, उसको वो टिकट देते रहे हैं ताकि 3 वोट्स आ जाएं, मुस्लिम यादव और फिर जिन्हें उन्होंने कैंडिडेट बनाया उसका। तो इस तरह से उनका वोट परसेंटेज बढ़ जाए। तो ये जो जातीय गुणागणित है, इसके मास्टर हैं लालू यादव, और वो बखूबी 40 जो लोकसभा सीटें हैं उसको वो समझते हैं और उस हिसाब से वो कैंडिडेट सिलेक्शन कर रहे हैं। इस सिलेक्शन में वो किसी की सुन नहीं रहे हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर देता हूं कि नवादा सीट और उसके बगल की मुंगेर सीट है। अब नवादा सीट कांग्रेस मांग रही थी कि हमें दे दीजिए ये सीट, उन्होंने नवादा सीट भी नहीं दिया और मुंगेर सीट भी नहीं दिया। दोनों सीटों पर उन्होंने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए। कुशवाहा उम्मीदवार उन्होंने दे दिया नवादा सीट पर, और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से अशोक महतो, जो कि कई साल बाद जेल से वापस आए हैं और बहुत आपराधिक मुकदमे दर्ज, हालांकि वो इस बात को मानते नहीं हैं, उनके ऊपर आप जानते हैं एक सीरीज भी बनी थी OTT पर, खाकी। तो वो उनकी उम्र 60 साल हो गई थी, तो कहा तुम्हें नहीं देंगे, तुम शादी करके आ जाओ, तुम्हारी पत्नी को दे देंगे, और उसकी पत्नी को उन्होंने सिंबल दे दिया, टिकट दे दिया। अब दोनों बगल बगल सीटों में जो कैंडिडेट्स JDU BJP के होने जा रहे हैं, यानी NDA के होने जा रहे हैं, वो अपर कास्ट आने जा रहे हैं। मुंगेर से तो तय है, वो ललन सिंह हमेशा से वहाँ हैं, तो ललन सिंह वहाँ से लड़ेंगे। और जो नवादा सीट है वहाँ भी वो भूमिहार बहुल कही जाती है, तो वो अपर कास्ट वहाँ से भी, तो उन्होंने बैकवर्ड फॉरवर्ड कर दिया दोनों जगहों पर। तो ये तरीका जो अपनाते हैं वो उनका अपना एक स्टाइल है, वो इसमें कांग्रेस की मदद नहीं लेंगे। वो जानते हैं कि औरंगाबाद सीट जो है, हालांकि कहने को वो हमेशा से कांग्रेस के लिए बहुत अच्छी सीट रही थी, तब के ज़माने में जब निखिल बाबू भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी थे, दिल्ली पुलिस कमिश्नर भी रहे वो, तो उनके पिताजी और उनके पत्नी सब वहाँ से चुन करके आई, वो खुद चुन करके आए। लेकिन आज की तारीख में वो सीट वो नहीं जीत सकते हैं। ये कैलकुलेशन लालू यादव का भी है और लोग मानते भी हैं। देने को आप सम्मान के लिए दे सकते हैं, लेकिन जीत मुश्किल है। वहाँ उन्होंने अपने उम्मीदवार उतार दिए। लेकिन आपने जिन सज्जन का नाम लिया, जिन नेता का नाम लिया, निखिल, वो तो ये कह रहे हैं कि लालू यादव को ये याद रखना चाहिए कि पिछली बार एक सीट जो जीती गई थी विपक्ष के द्वारा, वो कांग्रेस ने ही जीती थी। वो किशनगंज में जीता गया था। और मानते हैं इस बात को कि ठीक है, वो पुराने नेता हैं, पुराने अधिकारी हैं, बहुत समझदार हैं, लेकिन किशनगंज और औरंगाबाद का फासला बहुत ज़्यादा है। और अगर वो अपनी दावेदारी ठोक रहे थे, वो जातीय गुणागणित को न बिठाया गया, वहाँ भी उन्होंने कुशवाहा को दे दिया है टिकट। तो वो कर क्या रहे हैं कि वो अब जैसे अभी तक हमने बात की, 3 से 4 सीट वो कुशवाहा को दे चुके हैं। कुशवाहा को क्यों दे रहे हैं वो टिकट? वो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा, ये दोनों कुशवाहा जाति से जो बड़े नेता हैं, इनका अपना एक प्रेजेंस है और एनडीए ने इनको अपनी तरफ किया हुआ है। सम्राट चौधरी तो उनके मुख्य चेहरा ही हैं। तो ऐसे में सारे कुशवाहा वोट, जो कि यादवों के बाद सबसे ज़्यादा हैं, बिहार में यादवों के बाद सबसे ज़्यादा वही वोट बैंक है, और उसके बाद पासवान होते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि वो सब चले जाए उसी तरफ, या फिर थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि शायद पासवान पहले आते हैं और उसके बाद कुशवाहा होते हैं। तो यानी कि लेकिन बहुत उनकी अच्छी खासी संख्या होती है, तो वो सारे के सारे उधर ना चले जाएं एनडीए की तरफ। तो वो कुशवाहा उम्मीदवारों को हर जगह पे खड़ा कर रहे हैं जहां पर यादव और मुस्लिम की संख्या ठीक ठाक है। तो एक जो ये रणनीति है, उसमें वो सब बातें जो है वो हल्की पड़ जाती है कि ये तो हमारी ट्रेडिशनल सीट थी। अब कन्हैया मान लीजिए कि वो वहाँ से बेगूसराय से वो लड़े थे और अच्छा खासा वोट परसेंटेज उनको मिला था, लेकिन गिरिराज सिंह के मुकाबले वो इस बार भी नहीं जीत पाएंगे। यह हकीकत है, ये वहाँ की सच्चाई है। देखिए, उस क्षेत्र में ये बात सच है कि वो लेफ्ट का
एक गढ़ रहा है। बेगूसराय पूरे देश में ये पहले के ज़माने में लोग जानते थे कि कोई एक सीट है जहाँ लेफ्ट जीतता है तो वो बेगूसराय है, और उसे पूरब का लेनिनग्राद कहा जाता था। लेनिनग्राद मतलब सेंट पीटर्सबर्ग, जो आज की तारीख में रशिया में उस शहर का नाम है, जहाँ से पुतिन ताल्लुक़ रखते हैं, उनका गृह शहर है। तो वो बेगूसराय वहाँ का, पहले उसका नाम लेनिनग्राद था जब कम्युनिस्ट दौर था। तो आप ये समझिए कि उस सीट पर लेफ्टिस्ट जीतते थे। पर दिक्कत क्या है कि कन्हैया अपर कास्ट से आते हैं, जिस जाति से वो आते हैं उसी जाति से आते हैं गिरिराज सिंह। तो वोट जो है गिरिराज सिंह की तरफ जाता है उनकी जाति का। तो ऐसे में वहाँ पर उन्होंने एक बैकवर्ड कैंडिडेट खड़ा किया है, सीपीआई को दे दिया है। इस बात को माना है कि कन्हैया भी लेफ्ट से खड़े हुए थे और अच्छा वोट लाए थे। अवधेश राय जो खड़े हुए हैं वो भी लेफ्ट के हैं, अच्छा वोट लाएंगे। लेकिन अगर जातीय गुणागणित देखें तो अवधेश राय को बैकवर्ड फॉरवर्ड वाला एक कॉम्बिनेशन में उनको लाभ होगा वहाँ पर। तो इस तरह से उन्होंने अपने हिसाब से बिठाया। हालांकि देखिए, ये सारी बातें लॉजिकल, जब लालू जी का अपना परिवार आता है तो वहाँ धरी की धरी रह जाती है। तो ये इन सीटों को लेकर जो अभी टशल दिख रहा है, एक रार दिख रही है, एक घमासान दिख रहा है, ये क्या कब तक सुलझ जाने के आसार हैं? क्योंकि हर कोई चाहता है कि अब इलेक्शन 1 महीना भी नहीं बचा है, अब वोटिंग होने लगेगी। तो अब देखिए ना, अब आपने कितना इंतजार? हाँ, आपने देखा ही, हम लोगों ने बात बात में नवादा की बात कर ली, मुंगेर की बात कर ली, हमने औरंगाबाद की बात कर ली, हमने बेगूसराय की बात कर ली। आपने देखा ही उन्होंने बक्सर सुधाकर सिंह आप लड़ोगे पहले ही घोषित कर दिया था, भेज दिया था उन्हें जाके तैयारी करने के लिए। वो तैयारी कर ही रहे हैं, 5 सीटें हो गई। आप जानते हैं मीसा यादव पाटलिपुत्र चुनाव से लड़ेंगी, उनकी बिटिया है, वो 2 बार हार चुकी है रामकृपाल यादव से, तीसरी दफ़ा। हालांकि ये जातीय गुणागणित का सारा जो वो है सब, जैसा हमने कहा, अपने बच्चों के आगे तो बहुत लोगों का नहीं रहता, उनका भी नहीं है। अपने बच्चों का जिक्र किया, रोहिणी आचार्य के बारे में बताइए। हाँ, तो अब देखिए, अब रोहिणी आचार्य भी आ गई। रोहिणी आचार्य को लेकर के बड़ा एक बहुत एक बड़ा वर्ग है जिसको बड़ा सम्मान है, क्योंकि एक पिता को मतलब उन्होंने किडनी दिया, वो तो मतलब एक सामान्य बात बहुत लोगों को लगता है, बहुत लोगों को लगता है कि एक सैक्रिफाइस है, और इस बात को एक बड़ा पॉजिटिव तरीके से लिया भी गया और अच्छी बात है ये। लेकिन अब जो वो जो एक्ट है, क्या उसी का ये असर है कि अब वो कैंडिडेट हैं छपरा से, सारण से, रूडी जी वहाँ से चुनाव, राजीव प्रताप रूडी जीतते हैं और वो आ गई हैं। तो देखिए, उनको भी सीट दे दी गई है। और इसको लेकर के सम्राट चौधरी ने जो बातें कही हैं, और एक तरह से उन्होंने अपने बयान के ज़रिए इस ओर ध्यान दिलाया है लोगों का कि साहब, ये जो इनका परिवार है ये हर जगह हावी रहता है, ये परिवारवादी पार्टी है, कि मीसा यादव लड़ रही हैं, रोहिणी आचार्य लड़ रही हैं, 2 बेटे पहले से एमएलए हैं। तो इस तरह से एक राबड़ी जी ऑलरेडी एमएलसी हैं, तो और चूंकि लालू जी नहीं लड़ सकते हैं इसीलिए नहीं लड़ रहे हैं। तो इस तरह से वो एक माहौल बनाने की कोशिश है। लेकिन अब ये 2 सीटें भी देखिए घोषित हो चुकी हैं, सारण की और ये पाटलिपुत्र की। तो इस तरह से करीब 10 से 12 सीटें हैं जो घोषित कर चुके हैं लालू यादव, और 40 सीटें हैं। तो उनकी कोशिश, अच्छा वो सारी वो सीटें हैं जिस पर दावा है। कुछ सीटें तो उसमें, जैसे हम लोगों ने बेगूसराय की बात की, कन्हैया के लिए कांग्रेस चाहती थी, पिछली दफ़ा वो सीपीआई में थे, इस बार कांग्रेस में है। वो चाहते थे कि उनको वो सीट गठबंधन के तहत मिल जाए, तो वो नहीं मिलेगी अब, क्योंकि वहाँ से लेफ्ट लड़ रहा है, वहाँ से सीपीआई के लोग लड़ेंगे। कटिहार की सीट, अशफाक करीम राज्यसभा सांसद थे आरजेडी से, इस बार उनको नहीं दोबारा भेजा उन्होंने। अशफाक करीम को उन्होंने दे दिया टिकट आरजेडी की तरफ से। अब देखिए, एक बात है, वहाँ मुस्लिम बहुल इलाका है कटिहार, अच्छी खासी संख्या में 45% के आसपास है। अगर वहाँ पर मुस्लिम के अलावा जो यादव वोट वहाँ पर, मुझे ये नहीं ज्ञात है कि वो कितना है, लेकिन हर जगह कुछ न कुछ यादव हर कंस्टिट्यूंसी में है। बिहार के 14% हैं, तो जाहिर है हो जाता है। तो वो एक अच्छा टक्कर देने वाले कैंडिडेट होंगे। दिक्कत देखिए कहाँ है कि बार बार चुनाव लड़ रहे हैं उस क्षेत्र से तारिक अनवर, और तारिक अनवर राष्ट्रीय नेता हैं, इस बात को माना जाता है, लेकिन वो जीत नहीं पाते हैं। जिताऊ कैंडिडेट नहीं है। एक आध दफे वो वहाँ से जीते जरूर हैं, और कटिहार उनके कारण जाना जाता है, वो राष्ट्रीय छवि है उनकी, वो
शरद पवार के काफ़ी करीब थे, वो पार्टी तोड़ के निकले थे शरद पवार, तो उस वक्त उनके साथ थे। तो कहा जाता है कि मुस्लिम नेताओं में उनका कांग्रेस में बड़ा दबदबा था, अगर वो नहीं जाते तो बहुत बड़े नेता होते, लेकिन आने के बाद भी छोटे नेता नहीं है वापसी जब उन्होंने की, लेकिन वो जीत नहीं पाते। मैंने वहाँ जाके उनका इलेक्शन कवर किया है, वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अच्छा वोट तो ले लेंगे लेकिन जीत नहीं पाएंगे। अशफाक करीम भी लोकल हैं, अशफाक करीम को वो सीट दी जाती है, और अगर वो आरजेडी के हैं तो फिर क्या होगा कि, तो यहां पर यह भी है कि कैंडिडेट भले ही गठबंधन का हो लेकिन वो आरजेडी का है कि नहीं, उस कारण से भी बहुत वोट बैंक निकलता है। जैसे वो कांग्रेस का कैंडिडेट है तो बहुत से लोग नहीं निकलेंगे, या निकलेंगे तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी को वोट नहीं देते हैं। बहुत से लोग जो अति पिछड़े हैं, बैकवर्ड्स में हैं, वो लोग भी अब बीजेपी को वोट देने लग गए हैं। तो उन्हें लगता है कि अगर आरजेडी का नहीं है तो हम क्यों ना बीजेपी में दे दें, हमारा कैंडिडेट नहीं है या कांग्रेस का कैंडिडेट है। तो ये जो एक गुणागणित है, इसके तहत लालू जी चाहते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स जो है वो लड़ी जाए आरजेडी के द्वारा, और ऐसे में वो संख्या बताई जा रही है कि वो 26 भी हो सकती है, वो 28 भी हो सकती है। ये एक अगर संख्या होता है तो मात्र 12 या 14 सीटें रह जाती हैं, और कांग्रेस ने तो खुद मांग लिया था शायद 12 या 13 सीटें, अब लेफ्ट ने भी आधा दर्जन सीटें मांग ली थी। तो मुझे ये लग रहा है कि 7 या 8 सीटों पर कांग्रेस को संतोष करना पड़ेगा, 4 या 5 सीटों पर संतोष करना पड़ेगा लेफ्ट को, सीपीआई और सीपीएम। और आप जानते हैं सीपीआई सीपीएमएल भी वहाँ पर मजबूत हैं, कई सीटों पर मजबूत हैं, लेकिन लोकसभा सीट बहुत ज़्यादा वो अकेले दम पर नहीं जीत सकती है, उनको सहयोग चाहिए। और एक और आखिर में बात इम्पॉर्टेंट है कि साल 2009 में भी कुछ इसी तरह की खींचतान मची थी। कांग्रेस को बहुत ज़्यादा इन लोगों ने वैल्यू नहीं दिया था, और आपस में लालू जी इसमें बहुत सक्रिय थे, लालू जी और रामविलास जी दोनों ने मिलकर के आपस में सीट बांटा, और कांग्रेस को बोले कि आपको इतना लेना है लीजिए, नहीं लेना है मत लीजिए। कांग्रेस अलग हो गई उस टाइम, तो त्रिकोणीय संघर्ष हो गया। बीजेपी जेडीयू एक तरफ हो गई, लालू जी रामविलास जी एक तरफ हो गए, और कांग्रेस वाले एक तरफ हो गए। और 2004 में लालू जी की 24 सीटें थी, वो घट करके 4 हो गई, और रामविलास जी की 4 सीटें थी, वो घट करके 0 हो गई। और अपना चुनाव भी उस वक्त वो हार गए थे, और एकमात्र बार जब वो हारे हैं चुनाव, तो नहीं एक बार और हारे थे 1984 में, तो वो अपना चुनाव भी हार गए, और संख्या उनकी बहुत घट गई। कांग्रेस मात्र 2 जीत पाई, उसमें एक किशनगंज वो हमेशा जीत जाती है, और एक और सीट अगल बगल की वो जीत पाई, और इस तरह से सब लोगों का बंटाधार हो गया। तो लालू जी जब ये कर रहे हैं तो उनके दिमाग में ये बात होगी कि अगर एक तरफा आप चलेंगे तो बहुत ज़्यादा फायदा कभी कभी नहीं भी होता है। देखिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा अगर लेकर चल रही है तो उसके मन में तो यही है कि हम सारी सीटें जीत रहे हैं। जो बड़े बड़े राज्य हैं, उत्तर प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, बिहार हो गया, बंगाल इवन, तो इन सब जगहों पर हम ज़्यादा पूरा मैक्स टू मैक्स जीतें। इस बीच में इंडिया गठबंधन को कहीं ना कहीं जो उनके खिलाड़ी हैं, जितने लोग भी हैं उसमें, उनको ये तो देखना पड़ेगा कि कैंडिडेट जिताऊ कौन है, कौन मजबूत है, उसी हिसाब से खड़ा करना पड़ेगा। हाँ, तो बिहार में लालू जी से ज्यादा इस बात को तय करने वाला कांग्रेस में कोई सक्षम नहीं है। देखिए, कांग्रेस का भी जो प्रदेश अध्यक्ष अभी जो हैं अखिलेश, वो लालू जी की ही पार्टी में थे पहले। लालू जी ने ही उनको जहाँ सांसद बना करके भेजा था, फिर वो पार्टी बदल करके कांग्रेस में चले गए, और अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। वो जीतते भी, अभी राज्यसभा एमपी हैं, वो भी बने तो लालू जी की मदद से। तो ऐसा नहीं है कि वहां पर कोई और है जो ये चीजें तय कर रहे उस तरह से, जिस तरह से लालू जी तय कर लेते हैं। कांग्रेस का जो नेतृत्व है वो शायद ये इस बात को अंडरस्टैंड करता है, समझ रहा है, इसलिए चुप है। इसलिए चुप है क्योंकि जो नीचे के नेता हैं वो तो आप हर समय उनकी मतलब बयानबाजी रहेगी। देखिए, महाराष्ट्र और बिहार यही 2 जगह है जहां बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद कर रहा है महागठबंधन, जिसका नाम है इंडिया। तो ऐसे में हमको लगता है पहले का गठबंधन भी है, पहले से ही गठबंधन भी है, तो दोनों जगहों पर। इसीलिए ऐसा लगता है कि कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व भी आंख दबा रहा है, और वो एक मौका दे रहा है लालू प्रसाद यादव को कि आप जीत जाइए, और भले ही हमें आप जितना देंगे हम लेंगे, थोड़ी बहुत नाराजगियां होंगी तो उसको संभाल लिया जाएगा। कुछ नहीं से तो अच्छा है कि कुछ मिल जाए, क्योंकि पिछली बार 1 सीट ही बची थी कांग्रेस पार्टी के खाते में, वो भी गई थी, बाकी सब
एनडीए खेमे के खाते में गई थी। तो इस बार वो स्थिति ना हो, तो कहीं ना कहीं कुछ गुणा गणित बैठाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल की स्थिति इंडिया गठबंधन की ये है। जल्द ही उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन में भी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो जाएगा, और क्योंकि चुनाव में ज़्यादा वक्त बचा नहीं है, वोटिंग शुरू हो जाएगी 19 तारीख से अगले महीने की, तो अब ज़्यादा वक्त नहीं है। आपको क्या लग रहा है इस मुद्दे पे, हमें कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया।